हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल के बारे में। तो हमने जो है भारत का भूगोल जो था वो हमने ख़त्म कर लिया है। तो अगर जो आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं ज्योग्राफी की, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें, आज जो है हम विश्व के भूगोल में जो है पहला टॉपिक पढ़ेंगे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पे जो है हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो है विश्व का भूगोल, तो इसमें हम जो है ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य अवधारणा जो मतलब सामान्य से इसके क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो है महाविस्फोट सिद्धांत जो है सिद्धांत पर संबंधित है। और इसे जो है बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आप जो है इसे जानते भी होंगे और सुना भी होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार एग्जाम से बार बार पूछा जा चुका है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है या महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतियर 1894 से 1966 ने वर्ष 1927 में किया था। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता है। तो यह जो है ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। तो आप जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो आपके ऑप्शन हैं सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, या अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो जो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो है इसे वर्गीकृत किया गया है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसमें जो है गैलेक्सी अनेक प्रकार आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार और नियमित आकार और इत्यादि। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट आसाच पेश किए हैं कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। तो सूर्य का समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तो जो है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। बात करते हैं जो है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 30,000 प्रकाश वर्ष तथा 45,000 मील प्रति घंटा 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। तो यह जो है यह क्वेश्चन आया है कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बात करें अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प सी जो है सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। तो आप जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें तो तारों का रंग उनके ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंगों के तारों का ताप निम्न प्रकार है। तो नीला जो है वह 50,000 से 28,000 केल्विन, और 28,000 से 10,000, और 10,000 से 7500, 7500 से 6,000, और 6,000 से 4900, 4900 से 3500, 3500 से 2,000 रहता है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं अगले जो है क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो जो है चंद्रशेखर सीमा उसे कहते हैं, जो जिसमें तारे आंतरिक रूप मृत्यु से ग्रसित होते हैं। बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो जो है भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौम्रिक द्रव्यमान वह सीमा निश्चित की थी कि जिसके अंदर के तारे श्वेत तामन बनते हैं। श्वेत वामन बनते हैं, जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या श्याम विवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो आप जो है ब्लैक होल से कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ध्यान रहे कि 1.44 सौर्यक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती हैं। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौर्यक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के जो है तारे में विस्फोट के पश्चात
लगभग 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। और ध्यात्व है कि ब्लैक होल सिद्धांत या इसकी जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने ही दी थी। तो जो है यह क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो एस चंद्रशेखर ने जो है सर्वप्रथम दी थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है आपका श्याम विवर होता है। तो श्याम विवर एक जो है सिमट गया तारा होता है जिसे श्याम विवर कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तो वह जो है कृष्ण विवर जो है इस तारों के द्वारा घटित आकाशीय परिघटना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका श्याम विवर होता है। तो श्याम विवर होता है सिमट गया तारा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना, तो यह जो कृष्ण विवर के कारण यह भी हम देख चुके हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, और अगले दो ऑप्शन है आपके एस चंद्रशेखर ने या फिर जो है हरगोविंद खुराना ने। तो एस चंद्रशेखर ने इसे जो है बताया है, प्रतिपादित किया है मतलब। और जो है हमने आपको पीछे भी यह पॉइंट बता चुके हैं। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो यह दी थी एस चंद्रशेखर ने। तो आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम से बार बार पूछा जा चुका है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण है आपका कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इसमें कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है यह पूछा गया है। तो इसमें जो है कारण और कथन दोनों सत्य हैं, और इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है कि कथन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार के द्वारा लगाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है आपका ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण इसका कारण है बहुत उच्च घनत्व जो है। आपको हमने यह पॉइंट पीछे भी डिस्कस किया है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है, तो जो है आपको इस ध्यान में रखना है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्रायः तारे की विस्फोट अवस्था है। आपको इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है। हमारे अंतरिक्ष में कितने सौरमंडल हैं, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम से बार बार पूछा जा चुका है। तो 88 जो है तारामंडल हैं। आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को द गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो आपके ऑप्शन है पल्सर, भंगूर तारा और कृष्ण मास्टर। तो कृष्ण मास्टर जो है आपका खगोलीय वस्तु नहीं है। कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। तो आपको जो है यह पॉइंट ध्यान में रखना है, कृष्ण विवर और या ब्लैक होल जो है खगोलीय वस्तु है। या कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है या नहीं, तो जो है खगोलीय वस्तु यह है। और जो है क्वासर एक तारावत स्रोत है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे आने वाली रेडियो तरंगे से इनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार पल्सर के एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल के रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है हमारा निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो अंतरिक्ष में जो है आपका ब्रिटल स्टार जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। क्वासर, पल्सर, ब्लैक होल ये जो हैं आपके अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। बात करें पल्सर या क्वासर तथा ब्लैक होल को अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध एनीमिलिया जगत, एकानोडर्मेटा संघ तथा ओफ्रियडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सीजी स्टार के सामने है। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चले जाने वाले समुद्र जीव हैं, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। अतः ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से ना होकर समुद्र से है। एक
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो वह कहलाता है नक्षत्र। तो आपको जो इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। बात करें खगोल शास्त्र में, आकाश में दिखने वाला कुछ भाग लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी, तो तारे का नाम है, तो बीटलग्यूस जो है तारे का नाम था। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है, तारा है, मतलब यह पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे जो है सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शले ने देखा, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला प्रथम चित्र था। तो जो है आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि बीटलग्यूस ओरियन तारे का जो है सबसे पहले चित्र खींचा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका। तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश का स्याह काला है, तारे टिमटिमाते हैं, या अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं जो है अधिक होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं केवल तीसरा या एक और दो सही है, या एक और तीसरा सही है, एक दो तीन सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, आकाश स्याह काला है और जो है तारे टिमटिमाते हैं। तो आपको जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते ना दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडलहीनता है। अंतरिक्ष यान के बाहर बाह्य आकाश का तापमान 3 डिग्री केल्विन होता है, और जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम है। अतः कथन तीसरा जो है आपका असत्य है। चलिए बात करें प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की। तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आपको पता भी होना चाहिए। और जो है प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है आपका तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप जो है इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है, विषुवत रेखा पर। आपको जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो जो है उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हैं, और उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं, तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है, और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज के विषुवत रेखा के अंशांशों के बराबर होती है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो आपको जो बता दें, इसमें जो है आपके ऑप्शंस दिए हैं। तो ध्रुव तारे की दिशा और चलना, या ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चलना, है ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलना। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि ध्रुव तारे को जो है बाईं ओर रखकर चलना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है आपका सप्तऋषि। जो है ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। तो आप इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। बाइट कंप्यूटर प्रणालियों में 8 द्विधारी अंकों वाली इकाई है। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा।
अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। बात करें कभी कभी समाचारों पत्रों में इवेंट होराइजन या सिंगुलैरिटी या स्ट्रिंग थियरी या स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस शब्द संदर्भ में आते हैं, तो वह आते हैं ब्रह्मांड का परीक्षण का बोध करने के लिए जो है इवेंट होराइजन या सिंगुलैरिटी या स्ट्रिंग थियरी ये जो है वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो प्रश्न जो है इवेंट होराइजन यह एक ऐसी सीमा है जो बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर क्षेत्र को परिभाषित करती है। तो इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना को जो है परीक्षण संभव नहीं है। जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है सिंगुलैरिटी जो है कहलाता है। और स्ट्रिंग थियरी की बात करें तो इसमें सभी पदार्थ एवं बलों का एकल सिद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। बात करें स्टैंडर्ड मॉडल की, तो कणिक भौतिकी स्टैंडर्ड मॉडल का एक सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात चार मूल बलों से 3 विद्युत चुंबकीय दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चल रही हैं। तो आपने जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने जो है भारत का भूगोल कंप्लीट करा दिया है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पिछली सारी क्लासेस देख लीजिए। उसमें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से ऐसे ही घटना चक्र की जो सीरीज़ है वह कवर कराई गई है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।